शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहब कैसे हो आप लोग? बॉलीवुड बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों, जैसे 700 में हमने बात करी थी, जब तुम जज बनते हो ना, जब तुम जज बनते हो तब तुमको सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ऑडिट रिपोर्ट को इशू करना पड़ेगा। अब जब तुम ऑडिट रिपोर्ट को इशू करते हो ना, तब हमको देखना पड़ता है कि एफएस में मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तब हम क्या करेंगे, जैसे 700 के हिसाब से अपना क्या करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट को इशू करेंगे। लेकिन अगर उसमें मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, तो तुम्हारे ओपिनियन को तुमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट तुमको इशू करना पड़ेगा, जिसमें तुम अपना ओपिनियन एंड बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा को चेंज करोगे। बाकी का फॉर्म एंड कंटेंट तुम्हारा ऐसे 700 के हिसाब से ही है, बस तुम्हारा ओपिनियन एंड बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा को अपन चेंज करेंगे। ठीक है, तो इसमें तुमको समझना पड़ेगा जो तुम्हारा कांड है ना, वो कैसे कांड है, छोटे कांड है, मोटे कांड है या बहुत बड़े है। छोटे मतलब इमटेरियल है। अगर चीजें इमटेरियल है ना, तो उसके ऊपर अपन ध्यान नहीं देंगे, एक चपाट मार के छोड़ देंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे कांड आते हैं, इमटेरियल आते हैं, इसकी वजह से अपन मॉडिफाई नहीं करेंगे। लेकिन मोटे कांड आते हैं ना, मोटे मतलब मटेरियल है, इमटेरियल नहीं, मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है। मोटे कांड है बट बहुत बड़े नहीं है, परवेजिव नहीं है। या फिर बहुत बहुत बड़े कांड है, मतलब क्या, मटेरियल है एंड परवेजिव है, मटेरियल है एंड परवेजिव है, तो ये केस में अपन बहुत बड़े कांड मानेंगे। तो यहाँ पे देखो बात आती है कि मटेरियल तो दो जगह पे है, बट किसी जगह पे परवेजिव नहीं है, किसी जगह पे परवेजिव है। तो परवेजिव क्या होता है? परवेजिव तुम्हारा वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट आता है। वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट होता है मिस स्टेटमेंट का या फिर पोटेंशियल अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का एफएस के ऊपर। वाइड स्प्रेड मतलब क्या? वो मिस स्टेटमेंट हर जगह पे फैला है, तुम्हारे एफएस में हर जगह पे वो मिस स्टेटमेंट है। या फिर ऐसा मान लो, दो से ज्यादा लाइन आइटम है ना, तुम्हारे अफेक्ट होते हैं, तो उस केस में अपन मानेंगे कि वो इम्पैक्ट परवेजिव इम्पैक्ट है। दो से ज्यादा, लेकिन इसका हम फिक्स नहीं कर सकते, इसको तुमको अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा ये समझने के लिए, अपना जजमेंट लगाना पड़ेगा ये समझने के लिए कि इम्पैक्ट परवेजिव है कि नहीं है। तो ये जनरली तो ऐसे सिंगल अकाउंट या फिर लाइन आइटम के लिए नहीं होता है, इन जनरली नहीं होता है, बट हो भी सकता है। कब हो सकता है? अगर वो जो एलिमेंट है, लाइन आइटम है, वो जो अकाउंट है, अगर वो रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ओवरऑल एफएस, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ओवरऑल एफएस, तब हम मानेंगे कि वो परवेजिव है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास में लीजिंग का बिजनेस है, तो लीजिंग के केस में मान लीजिए कि तुम्हारे पास में ROU एसेट है या फिर लीज लायबिलिटी है। ठीक है, तो एक एक सिंगल ही आइटम है, बट ये जो है ना, अगर ये मेजर पोर्शन बन जाता है, तुम्हारे एफएस का मेजर पोर्शन बन जाता है, तो उस केस में अगर इसमें गड़बड़ आ जाती है, ROU एसेट में या फिर लीज लायबिलिटी में गड़बड़ आ जाती है, तो अपन मान सकते हैं कि ये परवेजिव इम्पैक्ट है, क्योंकि पूरा एफएस है ना, इसके ऊपर मेजरली डिपेंड करता है। ठीक है सर, और इसके साथ में अगर मिस स्टेटमेंट डिस्क्लोजर को अफेक्ट करते हैं, वो डिस्क्लोजर जो क्रूशियल है यूजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उस केस में भी हम मानेंगे कि परवेजिव इम्पैक्ट है। ठीक है, तो हमको समझना पड़ेगा परवेजिव है क्या नहीं है। ठीक है, उसके साथ में हमको और एक चीज समझना पड़ेगा कि सबूतों और गवाहों को तुमने पा लिया है कि नहीं, मतलब तुम्हारे पास में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है कि नहीं है। तो अगर सबूत नहीं है तुम्हारे पास में, या फिर सबूत है तुम्हारे पास में, एक चीज भी तुमको देखनी पड़ेगी कि सबूत है या नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं कि देखो सर, हमारे पास में मटेरियल तो हर केस में रहेगा ही रहेगा, मटेरियल में स्टेटमेंट तो होना ही है, तुमको बस देखना है परवेजिव है क्या नहीं है। अगर परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाई ओपिनियन जाएगा, चाहे सबूत तुम्हारे पास में हो या चाहे सबूत तुम्हारे पास में नहीं हो। ठीक है, और अगर मटेरियल के साथ में अगर परवेजिव भी है ना, तो तुमको देखना पड़ेगा सबूत है या सबूत नहीं है। अब तुमको देखना पड़ेगा सबूत है या सबूत नहीं है। अगर सबूत है तो एडवर्स ओपिनियन जाएगा, सबूत नहीं है तो हमारा डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाएगा। डिस्क्लेमर मतलब अपन ने ऑडिट किया ही नहीं है, हमको एंगेज किया था ऑडिट करने के लिए, बट ऑडिट हुआ ही नहीं है, क्योंकि मटेरियल प्लस परवेजिव इम्पैक्ट है एंड सबूत है ही नहीं है, मतलब ऑडिट अपन कर ही नहीं सकते। और मटेरियल पर प्लस परवेजिव इम्पैक्ट है एंड सही ऑब्टेन हो चुका है कि भाई पूरा एफएस गलत है, तो अपन एडवर्स ओपिनियन दे देंगे। अब यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन में मटेरियल तो है बट परवेजिव नहीं है, तो अगर सही ऑब्टेन होता है तो अपन क्वालिफाइड ओपिनियन कर देंगे कि एक दो लाइन आइटम छोड़ के हमारा एफएस सही है। या फिर अगर सही ऑब्टेन नहीं हुआ है तो हम बोलेंगे कि पॉसिबिलिटी है कि एक दो लाइन आइटम छोड़ के अपना पूरा एफएस सही है। ठीक है, ये चीज तुमको समझनी पड़ेगी। अब इसको लिखना कैसा है, देखो क्वेश्चन क्या आएगा, तुम ऐसे सर्कमस्टांसेस बताओ, सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करो जो रिक्वायर करते हैं ऑडिटर के ओपिनियन में मॉडिफिकेशन कब आता है।
ठीक है। ऑडिटर के ओपिनियन में मॉडिफिकेशन कब आता है, इसके लिए क्या सर्कमस्टांसेस है उसको एक्सप्लेन करो। तो उसमें आपको 2.1 एंड 2.2 लिखना है। 2.1 क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखो एंड फिर डिटरमाइन कैसे करते हो उसको लिखो कि कौन से टाइप का मॉडिफिकेशन देना है। ऑब्जेक्टिव में तुमने क्या लिखना है कि तुमको एक्सप्रेस करना है मॉडिफाइड ओपिनियन क्लियरली तुमको एक्सप्रेस करना है मॉडिफाइड ओपिनियन। ऑडिटर कंक्लूड करता है जब बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस कि तुम्हारा एफएस है ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री नहीं है, मतलब एफएस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वो कंक्लूड करता है ऑडिट एविडेंस के ऊपर। या फिर अगर तुमको ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते हैं, सबूत नहीं मिलते हैं कि एफएस फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। सर ये चीज नहीं समझे हमको, मतलब क्या, देखो तुमको है ना रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना होता है कि एफएस फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। अगर वो एश्योरेंस ऑब्टेन करने के लिए तुमको सबूत ऑब्टेन करने पड़ेंगे। अगर वो सबूत नहीं मिलते हैं कि एफएस तुम्हारा फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से, इसका मतलब ही एफएस तुम्हारा फ्री नहीं है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। तो अगर तुमको ऐसे सबूत नहीं मिलते कि वो फ्री है तो इसका मतलब ही वो फ्री नहीं है। या फिर तुमको ऐसे सबूत मिलते हैं कि वो फ्री नहीं है तो भी अपन क्या करेंगे, मॉडिफाइड ओपिनियन कर देंगे। ठीक है। इसमें टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, तुम्हारा डिपेंड किसके ऊपर रहेगा, एक मटेरियलिटी परवेजिवनेस एंड साई ऑब्टेन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मटेरियल तो होना ही होना है, मटेरियल के साथ में परवेजिव है या परवेजिव नहीं है, एंड साई ऑब्टेन हुआ है या साई ऑब्टेन नहीं हुआ है। ठीक है। उसके बाद में तुमको ये समझना पड़ेगा तुम रिपोर्ट कैसे करोगे। साई ऑब्टेन हुआ है, मटेरियल है, परवेजिव नहीं है, क्वालिफाइड ओपिनियन। साई ऑब्टेन हुआ है, मटेरियल है, साथ में परवेजिव भी है, एडवर्स ओपिनियन। अगर साई ऑब्टेन नहीं हुआ है और मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन। मटेरियल है साथ में परवेजिव भी है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। सर इसके वर्डिंग को कैसे बनाना है, सेंटेंस कैसे बनाना है, द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन साई कंक्लूड्स दैट मिसस्टेटमेंट इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट आर मटेरियल बट नॉट परवेजिव टू द एफएस, देन ही शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन। या फिर ऑडिटर unable to obtain psi to which based opinion but concludes that possible effect of undetected misstatement, if any, could be both material and pervasive to the FS, then he shall express disclaimer of opinion। ऐसे सेंटेंस बनाने का है अपने को। ठीक है सर। जब जब साई तुमको ऑप्टेन नहीं होता है ना तब तुम्हारे सेंटेंस में पॉसिबल इफेक्ट जाना चाहिए, क्योंकि इफेक्ट तो हम बता देंगे तब जब साई ऑप्टेन हुआ है, लेकिन अगर ऑप्टेन हुआ ही नहीं है, सबूत है ही नहीं तुम्हारे पास में, तब तुम पक्का पक्का नहीं बता सकते हो, तब तुम पॉसिबिलिटी बता सकते हो, तब तुमने वर्ड का यूज करना है पॉसिबल इफेक्ट। ठीक है सर। उसके बाद में हम बात करते हैं मैनेजमेंट ने इम्पोज किया है लिमिटेशन आफ्टर ऑडिटर ने एक्सेप्ट किया है एंगेजमेंट को। सर अगर ऑडिटर ने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले ही मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इम्पोज किया है तब अपन एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, बात खत्म। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद में उसने स्कोप लिमिटेशन डाल दिया। सर ये लिमिटेशन क्या होता है, मतलब मैनेजमेंट बोलेगा तेरे को कुछ काम करने से रोक देगा, तेरे को बोलेगा कि XYZ कंपनी है ना उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत भेज, मतलब तेरे को तेरे ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने से वो क्या कर रहा है, वो रोक रहा है। तो इसी तरीके के कुछ सर्टन लिमिटेशन वो क्या करेगा, इम्पोज करेगा। ठीक है। अब ये ना ये तुम्हारे काम को होने नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे तुमको चेक करना पड़ेगा कि अब तुम कैसे प्रोसीड कर सकते हो। सबसे पहले देखो कि वो जो लिमिटेशन है उसकी वजह से तुम्हारे एफएस में, तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में तुम्हारा इम्पैक्ट जो जाता है ना उसमें तुम ओपिनियन को या तो क्वालिफाई करोगे या डिस्क्लेमर करोगे। सर एडवर्स क्यों नहीं, क्योंकि एडवर्स तभी होता है जब तुम सबूत ऑब्टेन करते हो। ये मैनेजमेंट का लिमिटेशन है, मतलब सबूत तुम ऑब्टेन कर ही नहीं सकते हो, सबूत तुम ऑब्टेन कर ही नहीं सकते हो। तो अगर सबूत ऑब्टेन नहीं कर सकते हो तो बस क्वालिफाई या फिर डिस्क्लेमर दोनों में से एक ही ओपिनियन जाएगा, एडवर्स तो नहीं जाएगा। क्वालिफाई में भी वो वाला क्वालिफाई जहाँ पे सबूत ऑब्टेन नहीं होता है। ठीक है। तो क्वालिफाई या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन जाता है। तो तुमको ये चेक करना पड़ेगा स्कोप लिमिटेशन की वजह से मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इम्पोज किया है, इसकी वजह से क्या तुमको क्वालिफाई या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन देने की जरूरत होती है क्या। अगर हो रही है ना तो मैनेजमेंट से जाके क्या करो, रिक्वेस्ट करो कि भाई साहब इस लिमिटेशन को तुम हटा दो, क्योंकि अपन को क्या कर रहा है, अपन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो फालतू में मॉडिफाई क्यों करते हो, तुम क्या करो इसको हटा दो। लेकिन मैनेजमेंट छोटा है, मूर्ख मैनेजमेंट है, वो बात नहीं सुनता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन उसके पापा के पास जाएंगे, उसके फादर के पास जाएंगे। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है तो उसके फादर के पास जाएंगे, कम्युनिकेशन करेंगे मैटर टू द TCWG, अनलेस
TCWG इन्वॉल्व होता है मैनेजमेंट में। अपन TCWG पप्पा के पास जाएंगे और बोलेंगे कि पप्पा पप्पा तुम्हारा बेटा मानता नहीं है, मैनेजमेंट नहीं मानता है, लेकिन तुमको समझता है कि हम अगर ओपिनियन को मॉडिफाई करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तुम क्या करो लिमिटेशन को हटा दो, ठीक है। एंड साथ में तुम ये भी डिटरमाइन करोगे क्या कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स है, क्या कोई अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके अपन साई ऑब्टेन कर सकते हैं क्या, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको कंफर्मेशन चाहिए बैलेंसेस का। मैनेजमेंट ने बोला है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत ले, बट तुम्हारे पास में बाकी के तरीके हो सकते हैं ना उसी बैलेंस को कंफर्म करने के लिए, तो वो चीज तुमको चेक करनी पड़ेगी कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स को तुम परफॉर्म कर सकते हो क्या, ठीक है। अब एक प्रोसीजर्स अल्टरनेटिव परफॉर्म करके तुमको साई ऑब्टेन नहीं हो रहा है, तो तुम क्या करोगे भाई, क्या करोगे, सिंपल सी बात है, तुम अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करोगे। कैसे करोगे, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास में दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक तो क्वालिफाई या फिर तुम्हारा डिस्क्लेमर। क्वालिफाई में भी वो वाला क्वालिफाई जहाँ पे तुमको सबूत नहीं मिलता है, तो तुम क्या करोगे, क्वालिफाई ओपिनियन करोगे, लेकिन वो वाला कौन सा, पॉसिबल इफेक्ट वाला, क्योंकि सबूत तो नहीं मिलता है ना, तो पॉसिबल इफेक्ट वाला क्वालिफाई करोगे जहाँ पे तुम्हारा मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है। और अगर बोथ मटेरियल एंड परवेजिव है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, एंड पॉसिबल इफेक्ट के बारे में ही बात होती है, तब तुमको क्या करना पड़ेगा, तब तुमको डिस्क्लेम करना पड़ेगा ओपिनियन, ठीक है। लेकिन डिस्क्लेम करने से पहले ये तो देखो क्या तुमको विड्रॉ करने की जरूरत है क्या, अगर विड्रॉ करना पड़ता है विड्रॉ करो, जहाँ पे भी प्रैक्टिकेबल है ना तुम क्या करो एंगेजमेंट से विड्रॉ करो। लेकिन विड्रॉल अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है ना, तब तुम क्या करोगे, तब तुम डिस्क्लेमर कर दोगे, अपना ओपिनियन को डिस्क्लेम कर दोगे, ठीक है सर। और जब जब तुमको विड्रॉ करना होता है ना, तो बिफोर विड्रॉइंग तुमको क्या करना पड़ेगा, TCWG से बातचीत करनी पड़ेगी कि हम विड्रॉ करने जा रहे हैं, एंड उसका रीजन क्या है वो भी तुमको क्या करना पड़ेगा, TCWG को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ ऑडिटर विड्रॉ करने का डिसाइड करता है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, TCWG के साथ में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अभी कभी कभी है ना, ये विड्रॉल होने से क्या होता है, रोक देते हैं, विड्रॉल तुमको परमिटेड नहीं होता है, ये कभी होता है, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास में लिस्टेड एंटिटी के केस में सेबी के डायरेक्टिव्स कुछ आते हैं कि ऑडिटर है ना वो विड्रॉ नहीं कर सकता है, डज नॉट परमिट विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट विदाउट इशूइंग ऑडिट रिपोर्ट और रिव्यू रिपोर्ट। ये कब होता है, देखो तुमने एक रिपोर्ट इशू किया है, तुमने एक ऑडिट किया है, अब वो जो क्वार्टर है ना वो क्वार्टर खत्म होता है, एक क्वार्टर तो खत्म होना चाहिए, एक क्वार्टर खत्म होने के बाद में जो दूसरा क्वार्टर शुरू होता है ना, तो दूसरा क्वार्टर में, दूसरा क्वार्टर मतलब पहले क्वार्टर का, किसी क्वार्टर का, पहले किसी भी क्वार्टर का एक एंड हो चुका है, तो जो दूसरा क्वार्टर है ना, क्वार्टर कितने का होता है, 90 का होता है, 90 का होता है, ठीक है, सब क्वार्टर 90 के होते हैं, तो 90 का क्वार्टर है ना, तो 90 के क्वार्टर को बीच में से तोड़ दो, कितना बचता है 45, ठीक है। तो एक क्वार्टर जो होता है 90 का होता है, उसमें से अगर तुमने 45 डेज के अंदर, मतलब दूसरा क्वार्टर आधा होने से पहले तुमने अगर बता दिया कि मेरे को रिजाइन करने का है, तब तुम क्या करो, वो जो दूसरा क्वार्टर है ना जिसमें तुमने बता दिया है, उस क्वार्टर का तुम क्या कर लो, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट या फिर ऑडिट रिपोर्ट दे दो उस क्वार्टर का, दूसरे क्वार्टर का जहाँ पे तुम छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। वो भी तब जब तुम्हारा क्वार्टर आधे से कम है तो, ठीक है। और वही क्वार्टर अगर आधे से ज़्यादा हो जाता है, मतलब आफ्टर 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ एनी क्वार्टर, मतलब पहला खत्म हो गया, दूसरे क्वार्टर में तुम्हारे पास में आधे क्वार्टर से ज़्यादा तुमने पी रखा है, तो उस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, उस केस में वो जो दूसरा क्वार्टर है ना उसको तो तुमको खत्म करना पड़ेगा, लेकिन उसके आगे वाला क्वार्टर भी तुमको खत्म करना पड़ेगा। मतलब क्या, देखो ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर सच क्वार्टर एज वेल एज नेक्स्ट क्वार्टर, उसके अगले क्वार्टर का भी तुमको क्या करना पड़ेगा, LR या फिर ऑडिट रिपोर्ट तुमको देना पड़ेगा। और अगर ऐसे तुमने 3 क्वार्टर खत्म कर लेना तो तुमको बॉक्स भी कंप्लीट करना पड़ेगा। बॉक्स कितना होता है, 4 क्वार्टर का होता है। अगर तुम्हारा 3 क्वार्टर अगर तुमने इसके ऊपर के इशू को, उसके ऊपर के रिपोर्ट को तुमने इशू किया है ना, तो तुमको पूरे साल का ऑडिट रिपोर्ट क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, पूरे साल का ऑडिट रिपोर्ट भी देना पड़ेगा और चौथी क्वार्टर का भी रिपोर्ट देना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद में जो अदर कंसिडरेशन है ना, ये तुमको ऐसे 805 में समझेंगे। ये इसमें क्या बात होती है कि तुम्हारे पास में पूरा FS है, उसके ऊपर तुमने एडवर्स ओपिनियन दिया है, और जो तुम्हारा स्पेसिफिक एलिमेंट या फिर सिंगल आइटम होता है ना, उसमें तुमने कौन सा ओपिनियन देना है, उस केस में हम क्या करेंगे, 805 में ये सारी बातें करेंगे, ठीक है सर। फिर हम बात करेंगे फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट व्हेन ओपिनियन इज मॉडिफाइड। फॉर्म एंड कंटेंट तब जब तुम्हारा ओपिनियन मॉडिफाई होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, इसमें तुम्हारा क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाता है, ठीक है।
क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्वालिफाइड ओपिनियन में दो टाइप के जा सकते हैं। एक तो तुम्हारे पास में सबूत ऑब्टेन हुआ है, नहीं तो तुम्हारे पास में सबूत ऑब्टेन नहीं हुआ है। ठीक है, तो मान के चलो कि तुम्हारे पास में सबूत ऑब्टेन हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, सारा एफएस सही है, इसमें जो ओपिनियन जाता है वो ट्रू एंड फेयर व्यू ही जाता है, मतलब सब कुछ सही है एक्सेप्ट एक दो पॉइंट छोड़ के। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, व्हेन ऑडिटर एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन एफएस, ऑडिटर शैल स्टेट दैट इन ऑडिटर्स ओपिनियन एक्सेप्ट टू द इफेक्ट ऑफ द मैटर, जो हमने डिस्क्राइब किया है बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में, बस उस एक मैटर को छोड़ के अपना एफएस पूरा सही है। हम क्या बोलेंगे, एफएस प्रेजेंट करता है फेयरली या फिर ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, कब बोलेंगे, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के बाद। और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में अपन क्या करेंगे, प्रिपेयर किया है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। इसके बारे में मैंने आपको ऐसे 700 में बोला था। फेयर प्रेजेंटेशन में अपन क्या करते हैं, जो एफआरएफ के हिसाब से डिस्क्लोजर है वो सारे देते हैं, साथ में एडिशनल लेने हैं वो भी देते हैं, कुछ नहीं देने हैं वो भी हम नहीं देते हैं। और कंप्लायंस में अपन बस क्या करते हैं, कंप्लायंस का रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। ठीक है, तो वर्डिंग में क्या जा सकता है तुम्हारा, प्रेजेंट करते हो फेयरली, ट्रू एंड फेयर व्यू देते हो, या फिर प्रिपेयर किया है। ठीक है, एक कब जाएगा, जब तुम्हारा सबूत ऑब्टेन हुआ है एंड तुमको क्वालिफाई करना है रिपोर्ट को। अगर सबूत ऑब्टेन नहीं हुआ है एंड क्वालिफाई करना है ना, तो अपन बस एक चेंज करेंगे, एक्सेप्ट टू द इफेक्ट है ना, इफेक्ट की जगह पे अपन डालेंगे एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट। पॉसिबल क्यों, क्योंकि सबूत ऑब्टेन नहीं हुआ है, तो एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट, बस पॉसिबल वर्ड ऐड कर देंगे, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो जो मैटर हमने बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में दिया है ना, उस मैटर को छोड़ के बाकी सारा एफएस ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, फेयरली प्रेजेंट किया है या फिर प्रिपेयर किया है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, ये बात करता है क्वालिफाइड ओपिनियन में। क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट स्पेशल कंसिडरेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेसिंग क्वालिफाइड ओपिनियन। क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए क्या स्पेशल कंसिडरेशन, किन चीज़ों का ध्यान देना है तुमने, या फिर एडवर्स ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या स्पेशल कंसिडरेशन है, या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या स्पेशल कंसिडरेशन है। फिर हम बात करते हैं, देखो एडवर्स ओपिनियन में, एडवर्स ओपिनियन में तुमको ये चीज़ समझना पड़ेगा, यहाँ पे हम एडवर्स ओपिनियन देते हैं, मतलब अपन बोलेंगे कि एफएस गलत है। ऊपर हमने बोला था कि एक लाइन छोड़ के गलत है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर, जो हमने डिस्क्राइब किया है बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन सेक्शन में। मैटर हमेशा कहाँ पे डिस्कस होता है, बेसिस फॉर क्वालिफाई सेक्शन में, बेसिस फॉर एडवर्स सेक्शन में, या फिर बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में डिस्कस होता है। तो वहाँ पे जो मैटर डिस्कस हुआ है ना, उसके सिग्निफिकेंस में, क्योंकि वो इतना बड़ा है, उसी वजह से हमको क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, एफएस डू नॉट प्रेजेंट फेयरली, इस चीज के ऊपर अपना ओपिनियन देते हैं कि एफएस है ना सही सही नहीं बना है, एफएस गलत बना है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता है, डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या फिर वो प्रिपेयर नहीं किया है मटेरियल रिस्पेक्ट में तुम्हारे एफआरएफ के हिसाब से। ठीक है, ये चीज़ हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मुंह पे बोल देंगे कि भाई नहीं ये बकवास एफएस है। बकवास मतलब घटिया सा एफएस बनाया है तुमने, ये तुम्हारा फेयरली प्रेजेंट नहीं करता है, ये ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देता है, इसको प्रिपेयर नहीं किया है सारे अच्छे से। ठीक है, ये हम बात कब करेंगे, एडवर्स ओपिनियन में। ठीक है, लिखना क्या है, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, जो डिस्क्राइब किया है तुमने बेसिस फॉर एडवर्स सेक्शन ओपिनियन सेक्शन में। डिस्क्लेमर में तुम क्या बात करते हो, ये बात करते हो कि अपन ओपिनियन ही नहीं देते। डिस्क्लेमर में अपन ओपिनियन देते ही नहीं है, क्योंकि कुछ चेक ही नहीं किया है, इम्पैक्ट परवेजिव है, चेक कुछ नहीं किया है, तो तुमको क्या बताना पड़ेगा, व्हेन ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन ड्यू टू इनएबिलिटी टू ऑब्टेन साई ऑब्टेन नहीं होता है, इसकी वजह से जब तुम डिस्क्लेम करते हो ना, तो तुम सीधा सीधा बता दो कि ऑडिटर डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन, हम ओपिनियन ही नहीं देते हैं, हम ओपिनियन देते ही नहीं, दे ही नहीं सकते, डज नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द अकम्पनिंग एफएस। उसके साथ में ये बताओ, बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, जो हमने बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन में दिया है, हमेशा मैटर कहाँ पे जाएगा, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में जाएगा। तो जो बेसिस में जो हमने मैटर दिया है ना, उसके सिग्निफिकेंस की वजह से अपन क्या कर रहे हैं, अपन डिस्क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में साई ऑब्टेन नहीं हुआ है, ऑडिटर हैज नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन साई ऑब्टेन नहीं हो पा रहा है टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ओपिनियन and amend the statement required by SA 700 which indicate that FS have been audited to state that auditor was engaged to audit the FS। देखो मतलब हम बता देते हैं कि हमने देखो, हमने ना तुमको दिखा देता हूँ, एक मिनट, अपन ने किसके बारे में बात करी थी, देखो ये जो ओपिनियन वाला पैरा है ना, SA 700 में हमने बात कर रही थी कि वी हैव ऑडिटेड द एफएस,
ठीक है। अब है ना, तुमको ये जो ऑडिटेड एफएस है ना, इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि अपन ने ऑडिट किया ही नहीं है। डिस्क्लेमर में अपन क्या करेंगे, वी हैव ऑडिटेड द एफएस की जगह पे अपन क्या करेंगे, वी वर एंगेज टू ऑडिट द एफएस। मतलब हमने ऑडिट नहीं किया है, हम ऑडिट करने के लिए एंगेज हुए थे। तो पहला ही सेंटेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम बता देंगे भाई साहब हमने कोई ऑडिट नहीं किया है, हमको एंगेज किया था ऑडिट करने के लिए, बट अपन ऑडिट कर ही नहीं पाए क्योंकि साई ऑप्टेन हुआ ही नहीं है। तो वी वर एंगेज्ड टू ऑडिट द एफएस, ये वाला सेंटेंस तुम चेंज करोगे। तो देखो पहली बात तो आती है क्या, कि अपन ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उसके बाद में हम बता देंगे कि हमको साई ऑप्टेन नहीं हुआ है। उसके बाद में अपन को जैसे 700 के हिसाब से जो स्टेटमेंट देना चाहिए था, एफएस हैव बीन ऑडिटेड, उसको अपन चेंज करेंगे कि ऑडिटर वाज एंगेज टू ऑडिट द एफएस। हम एंगेज हुए थे लेकिन ऑडिट नहीं हो पाया। ठीक है, ये सेंटेंस हम चेंज करेंगे। ये बात होती है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैरा में। अब तुमको ये समझना पड़ेगा, हमको है ना, हमको क्या करना पड़ेगा, बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन। मतलब हमने क्या किया अभी तक, ओपिनियन पैरा को चेंज कर दिया। ठीक है, ओपिनियन पैरा जो है ना, उसका नाम तुम्हारा कैसे चेंज हो जाएगा, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन करके नाम तुम्हारा चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे कैसे वैसे वैसे। अब बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा है ना, उसका भी नाम चेंज हो जाएगा, उसका भी नाम को तुमको हेडिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा। बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन या फिर बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ऐसे करके नाम को चेंज करना पड़ेगा। अब डिस्क्राइबिंग द मॉडिफाइंग मैटर, जब मॉडिफाइंग मैटर को तुमको डिस्क्राइब करना पड़ता है, कहाँ पे डिस्क्राइब करोगे, ये बेसिस के पैरा में तुमको बताना पड़ेगा। ठीक है, बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन के पैरा में तुमको उस मैटर को बताना पड़ेगा। तो उस मैटर को जब 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 तुम बता देते हो ना, उस मैटर को जब जब तुमको डिस्क्राइब करना है ना, तो कैसे करोगे, देखो अगर मिस स्टेटमेंट क्वांटिफाइबल है, उसको क्वांटिफाई कर सकते हो, अगर उसको नंबर में बता सकते हो, अगर उसको नंबर में बता सकते हो, तो तुम क्या कर लो, क्वांटिफाई कर लो, उसका इम्पैक्ट नंबर में बता दो, तो उसका इम्पैक्ट क्वांटिफाई कर लो। अगर इम्प्रैक्टिकेबल है, जब तक इम्प्रैक्टिकेबल नहीं है तब तक तुम नंबर में बता दो, अगर इम्प्रैक्टिकेबल है तो तुम सीधा सीधा बता दो कि इम्प्रैक्टिकेबल है, उसको क्लियरली बता दो कि क्वांटिफिकेशन इन इम्प्रैक्टिकेबल है, क्वांटिफाई नहीं कर सकते इम्पैक्ट को। ठीक है, ये तो क्वांटिफिकेशन का हो गया। ठीक है, अगर मिस स्टेटमेंट नैरेटिव डिस्क्लोजर की वजह से है ना, तो तुमको ये बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो मिस स्टेटमेंट कैसा है, वो डिस्क्लोजर इनएक्यूरेट किस वजह से है, हाउ दिस डिस्क्लोजर आर इनएक्यूरेट। ठीक है, और अगर तुम्हारा मिस स्टेटमेंट तुम्हारा ओमिशन की वजह से, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन एफएस में तुमने नहीं दी है, इसकी वजह से मिस स्टेटमेंट है, तो तुमको वो डिस्कस करना पड़ेगा ओमिशन टीसीडब्ल्यूजी के साथ में। पहले बताओ कि ये तुमने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, क्या पता वो ऐड करे। अगर नहीं ऐड करते, तुमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा ओमिटेड इन्फॉर्मेशन, तुमको ये बताना पड़ेगा कि ओमिटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, और अगर पॉसिबल है तो उस ओमिटेड इन्फॉर्मेशन को तुम तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में ऐड करो। Unless prohibited by laws and regulation, auditor should include omitted disclosure in report, provided it's practicable and they have sufficient evidence to support the information। और प्रैक्टिकेबल है एंड तुम्हारे पास में सफिशिएंट एविडेंस है उस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो नैरेटिव डिस्क्लोजर में 3 चीज़ तुमने याद रखनी है। क्या, सॉरी नैरेटिव में नहीं, पूरे इसमें देखो। सबसे पहले अगर मिसस्टेटमेंट क्वांटिफाई हो सकता है तो उसको क्वांटिफाई करो, क्वांटिफाई इम्प्रैक्टिकेबल है, नहीं कर सकते हो तो क्लियरली बता दो कि क्वांटिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में नैरेटिव डिस्क्लोजर की वजह से तो तुम बता दो कि उस डिस्क्लोजर की वजह से कैसे इनएक्यूरेट है, वो डिस्क्लोजर कैसे इनएक्यूरेट है। और अगर तुम्हारा नॉन डिस्क्लोजर की वजह से है मिसस्टेटमेंट, तो तुम देखो सबसे पहले टीसीडब्ल्यूजी को जाके बता दो, उसके बाद में ओमिटेड इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करो, उसको बता दो। अगर पॉसिबल है तो उसको तुम ओमिटेड इन्फॉर्मेशन को ऑडिट रिपोर्ट में ऐड करो, अगर पॉसिबल है तो, नहीं पॉसिबल है तो रहने दो। ठीक है, बट ध्यान देना तुम्हारे पास में सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इनएबिलिटी टू ऑब्टेन इनफ अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस में तुमको रीजन फॉर दिस लिमिटेशन बताना पड़ेगा। मतलब क्या, अगर मॉडिफिकेशन के रिजल्ट इस वजह से है क्योंकि तुमको साई ऑब्टेन नहीं हो रहा है, तुमको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हो रहा है, तो बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में तुमने उसका रीजन बताना पड़ेगा कि लिमिटेशन क्या है, किस लिमिटेशन की वजह से तुमको ऑडिट एविडेंस तुम ऑब्टेन नहीं कर पाते हो। ठीक है, ये वाली चीज़ें एमसीक्यू के लिए तुमको समझनी पड़ती है। ठीक है, कि अगर तुमको किसी ऑडिट एविडेंस नहीं तुम गेन कर पा रहे हो, ऑडिट एविडेंस तुम ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा,
तुमको बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में बताना पड़ेगा कि ऑडिट एविडेंस तुम क्यों ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो, उस लिमिटेशन का रीजन क्या है वो बताना पड़ेगा। फिर जब तुम्हारे पास में क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन जाता है ना, तो उस केस में तुम्हारा ए क्वालिफाइड कौन सा वाला है, जहाँ पे तुमको साई ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास में साई ऑब्टेन हो जाता है और तुम क्या करते हो, तुम अनमॉडिफाइड ओपिनियन की जगह पे क्वालिफाई या फिर एडवर्स ओपिनियन देते हो, तो तुमको ये रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि जो हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है ना, वो सफिशिएंट है एंड अप्रोप्रिएट है टू प्रोवाइड बेसिस फॉर क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन। मतलब बेसिस फॉर क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन, मतलब अपना ओपिनियन चेंज करने के लिए वो तुम्हारा सबूत जो है ना वो अप्रोप्रिएट है जो हमने गेन किया है। ठीक है, फिर और एक बात आती है, ये बात करता है जब तुम्हारे पास में एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन है ना, इसका मतलब तुम्हारा इम्पैक्ट क्या है, परवेजिव है, परवेजिव इम्पैक्ट है। तो इसमें तो तुम्हारा रिपोर्ट क्या हो जाएगा, एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर हो जाएगा। लेकिन उस केस में भी अगर कोई दूसरा मैटर है, कोई और ऐसा मैटर है जिसकी वजह से तुमको मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ सकता था, अगर वो इतना बड़ा वाला मैटर है ना, तो उसको भी तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा एंड उसके इफेक्ट को भी तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, जब हम डिस्क्लेम करते हैं ना ओपिनियन, तो है ना हमारा जो कंटेंट है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे चेंज हो जाता है, देखो व्हेन ऑडिटर डिस्क्लेम करता है ओपिनियन, उसके रिपोर्ट में दो एलिमेंट जो है ना, जो 700 के हिसाब से देने पड़ते हैं, उसको तुमको हटाना पड़ेगा। कौन से दो एलिमेंट, देखो सर हमने जो बात करी थी ना, जैसे 700 में हमने बेसिस फॉर ओपिनियन में जो हमने बात करी थी कि तुमने क्या करना है, ऐसे के हिसाब से ऑडिट करना था। फिर हम रेफरेंस देंगे, किसका रेफरेंस देंगे कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलग से पैरा में हमने दिया है, उसको जाके चेक करो। फिर हम बोलते कि हमारा इथिकल रिक्वायरमेंट को हमने कंप्लाई किया है, हम इंडिपेंडेंट है, और हम बात करते कि हमने साई ऑब्टेन किया है, हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है, और हमारे हिसाब से वो ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट है, अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक यहाँ पे क्या है, बेसिस फॉर डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन है। तो जब अपन डिस्क्लेम करते हैं ना ओपिनियन, तो भाई साहब काहे का ऑडिट एविडेंस, यहाँ पे तो ऑडिट एविडेंस हुआ ही नहीं है। तो एविडेंस जो हमारा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है ना, इस स्टेटमेंट को तुम क्या करोगे, हटा दोगे जब तुम डिस्क्लेमर ओपिनियन देते हो। और दूसरी चीज, तुमने यहाँ पे ऑडिट किया ही नहीं है, तो तुम्हारा जिम्मेदारी का क्या है, तो जिम्मेदारी की बात नहीं होती है ना। तो जिम्मेदारी की बात क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ये जो जिम्मेदारी का रेफरेंस वाला सेक्शन है ना, वो उसको तुम हटा दो। ठीक है, और एक चीज तुमने ध्यान देनी है, जब तुम्हारा डिस्क्लेम करते हो ना ओपिनियन, तो की ऑडिट मैटर का सेक्शन तुमने ऐड नहीं करना है। ठीक है, क्यों सर, की ऑडिट मैटर वो मैटर होते हैं जब तुम्हारे ऑडिट में कोई मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट होता है। भाई साहब यहाँ पे ऑडिट हुआ ही नहीं है, तो कौन सा मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट हुआ तुम्हारा, तो की ऑडिट मैटर सेक्शन को तुम क्या करोगे, हटा दोगे। एंड उसके साथ में अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन को भी हटा दोगे। अदर इन्फॉर्मेशन क्यों, क्योंकि तुमको ये चेक करना होता है कि अदर इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो तुम्हारे ऑडिटेड इन्फॉर्मेशन से वैरी तो नहीं करते क्या। अब तुमको ऑडिटेड इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता है सही है कि गलत है, तो अदर इन्फॉर्मेशन चेक कैसे करोगे भैया। तो तुम्हारे अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन को हटा दो एंड की ऑडिट मैटर सेक्शन को हटा दो तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट से। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन स्पेसिफिक केसेस डिस्क्लेमर ड्यू टू इनसफिशिएंट एविडेंस द ऑडिटर मॉडिफाई करेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो हमने ऊपर बोला था, एक तो इसका जो रेफरेंस है ना, वो रेफरेंस तुम्हारा हटेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन से। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन को तुम चेंज करोगे, कैसे चेंज करोगे, उसमें बस 3 चीज तुम दे दोगे। क्या 3 चीज दोगे, सबसे पहले हम बता देंगे कि हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था ना, वो ऑडिट करने का था एसएस के हिसाब से एंड रिपोर्ट को इशू करने का था। हुआ नहीं है ऐसा कुछ, हमारा था ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ऑडिट करने वाले थे एसएस के हिसाब से एंड अपना रिपोर्ट इशू करने वाले थे। हालांकि रिपोर्ट अपन ने इशू किया, बस डिस्क्लेमर कर दिया है, तो ये तुम्हारा ओपिनियन में ऐसे हो जाएगा। तो जो डिस्क्लेमर दिया है ना, उसका रीज़न क्या है कि हमको सफिशिएंट एविडेंस ऑब्टेन नहीं हुआ है उस मैटर की वजह से जो हमने बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में दिया है। ठीक है, एंड उसके साथ में इंडिपेंडेंस एंड इथिक्स वाला जो पॉइंट है ना, वो तुम्हारा जाएगा कि अपन इंडिपेंडेंस थे, अपन ने इथिकली रिक्वायरमेंट को क्या किया है, कंप्लाई किया है। ठीक है सर, फिर बात आती है मॉडिफिकेशन में। जब भी तुम मॉडिफाई करो ना, तब इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी वर्डिंग है या फिर किस टाइप का स्टेटमेंट है, ऑडिट के क्या फाइंडिंग है, सारी चीज़ें तुम क्या करो, TCWG को क्या करना है, तुमने बता के चलना है कि तुम कैसे मॉडिफाई कर रहे हो, वर्डिंग का क्या यूज़ करोगे, किस टाइप का स्टेटमेंट दोगे, ऑडिट के क्या फाइंडिंग्स है, सारी चीज़ें तुमको TCWG को बतानी पड़ेगी ही पड़ेगी, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा TCWG के साथ में।
ठीक है सर, ये चीज़ तुमको समझनी पड़ेगी, बस ये चीज़ का तुम ध्यान रखो। ठीक है, हो गया सर, हो गया। इतना कुछ खास है नहीं है इस चैप्टर में, बस तुमको क्वेश्चन इसके ऊपर के ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्वेश्चन वाला तुमको अलग से वीडियो रेफर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।